हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हमारे एसटेट टीजीटी एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने कब लागू किया था? तो ये 14 जून 1995 से लागू किया था दोस्तों। 14 जून 1995 से। लिवरेज अनुपात पूछा गया है, क्या है? बैंकों का ऋण संपत्ति अनुपात लिवरेज अनुपात है। इस अनुपात के अधिक होने से बैंक की ब्याज देयता है जो अधिक हो जाती है। जो बैंक की ब्याज देयता है क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है दोस्तों। विदेशों में किस भारतीय बैंक के सर्वाधिक कार्यालय पूछा गया है दोस्तों। क्या हो जाएगा? विदेशों में किस भारतीय बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं? तो ये एसबीआई की हो जाएगा। और सर्वाधिक कार्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये जो भारतीय स्टेट बैंक है हमारा, ये 28 देशों में फैला हुआ है और 59 जो विदेशी कार्यालय है इसके। ठीक है दोस्तों। इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स योजना किस बैंक द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी? ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एसबीआई द्वारा वर्ष 2000 में। अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा इस योजना के तहत स्वीकार की गई थी कि इन जमाओं को पुनर्भुगतान 2005 से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया है। अब देखते हैं सांविधिक तरलता अनुपात क्या है दोस्तों। सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है ये पूछा गया है। बैंकों को अपनी मांग एवं सावधि जमाओं का कुछ % भाग नगद, स्वर्ण व मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सदा अपने पास रखना आवश्यक होता है। क्या है दोस्तों? जो हमारे बैंक होते हैं उनकी जो अपनी मांग होती है, सावधि जमाएं होती है, तो उनका कुछ % क्या होता है? नगद के रूप में रखना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, ताकि जमाकर्ता की धन निकासी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यह सांविधिक तरलता अनुपात कहलाता है। तो ये जो चीज़ है, ये प्रोसेस है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये सांविधिक तरलता अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब जो कैश बैंक अपने पास रखता है, ठीक है, यो सोना हो या कोई कैश मतलब पैसे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या रखता है? ये अपने पास रखता है और इसको क्या बोला जाता है? सांविधिक तरलता अनुपात बोला जाता है दोस्तों। इस अनुपात में कमी किए जाने से बैंकों को अपनी जमाओं का अपेक्षाकृत कम भाग अपने पास रखना अनिवार्य होगा, जिससे उधार देने के लिए अधिक राशि उनके पास उपलब्ध हो सकेगी। एसएलआर पूछा गया दोस्तों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह में कमी आती है। क्या दोस्तों? एसएलआर है जो उसकी वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में क्या आती है? तरलता का जो प्रवाह होता है उसमें कमी देखने को मिलती है दोस्तों। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2007 को एक अध्यादेश जारी किया था। जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया था? 23 जनवरी 2007 को एक अध्यादेश जारी करके बैंकों के लिए एसएलआर की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी। और बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है वो अभी तक के प्रावधानों के अनुसार क्या है? यह अनुपात 25 से 40% की सीमाओं में ही रखा जा सका। ठीक है दोस्तों। नकद आरक्षण अनुपात पूछा गया है दोस्तों। कैश रिजर्व रेशियो पूछा गया है। तो ये क्या? रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा है जो 42 और भाग 1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाओं का कुछ % रखना होता है। ठीक है दोस्तों। रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बिल्कुल अनिवार्य है, यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इस अनुपात में वृद्धि करने का परिणाम यह होता है कि बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक राशि रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखनी होती है, जिससे उनके पास जो तरलता क्या है, जो उनके पास नगद कोष होता है तो उनके पास क्या हो जाता है? उसमें कमी हो जाती है, जिसके चलते उनकी ऋण प्रदान करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि दोस्तों देखा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है? जो हमारे बैंक होते हैं, ठीक है, वो बैंक क्या करते हैं? उनके पास जो भी जमा इकट्ठी होती है उनमें से उन्होंने जो बैंक के ग्राहक हैं, ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है, उनको दे के जो उनके पास कैश बचता है उसका कुछ % जो हिस्सा है वो किसके पास रखना होता है दोस्तों? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास जमा के रूप में रखना होता है। ठीक है। और जो उसमें क्या हो जाता है फिर
उनकी जो जमा होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ऋण की जो क्षमता होती है, जो ऋण लेने वाले आते हैं तो वो क्या कम दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, वाणिज्यिक पत्र पूछा गया है दोस्तों, कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर संस्थाओं द्वारा अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्गमित किया जाने वाला असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र है। क्या है दोस्तों, ये प्रतिज्ञा पत्र है कैसा, जो हमारी वाणिज्यिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो अल्पकाल के लिए वित्तीय जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, वाणिज्यिक पत्र का निगमन करने के लिए कंपनियों को साख श्रेणियन क्रेडिट रेटिंग बोल सकते हैं दोस्तों, इसको करना अनिवार्य होता है। भारत में क्रिशिल साख श्रेणियन के लिए विख्यात संस्था है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा ये नोट्स क्या हो जाएंगे। स्विच ऑपरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है स्विच ऑपरेशन, क्या हो जाएगा स्विच ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो ये क्या है दोस्तों, केवल साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति में न होकर सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा राजकोषीय नीति के रूप में भी किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय करना, ठीक है, तथा दूसरी प्रतिभूतियों तथा उसके स्थान पर विक्रय समानता दीर्घावधि की, ठीक है, करने की क्रिया, जिससे प्रतिभूतियों की क्या होती है परिपक्वता अवधि लंबी हो सके, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम स्विच ऑपरेशन कहते हैं दोस्तों। इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से करवाऊंगी। स्विच ऑपरेशन को एकदम परफेक्ट, मतलब जो एक सरल भाषा होती है उसमें ये स्विच ऑपरेशन मैं आपको करके देऊंगी। ठीक है दोस्तों, संदर्भित दर क्या होती है दोस्तों, यह दर पूंजी बाजार का निर्धारण करती है। यह दर न्यूनतम दर होती है जिस पर पूंजी बाजार में उधार लिया या दिया जाता है। संदर्भित दर क्या होती है दोस्तों, जिसमें क्या होता है पूंजी बाजार में उधार लिया भी जाता है और उधार दिया भी जाता है। बाजार में प्रचलित ब्याज दर जिस पर सामान्यतः समझौता होता है उसे क्या कहा जाता है, उसको संदर्भित दर से ऊंची होती है। वो क्या होती है, संदर्भित दर है जो हमारे पास उससे ऊंची होती है। और जो ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन निर्देशित होता है दोस्तों, वो विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से संदर्भित दरों को जाना जाता है। अमेरिका में फेड्स फंड्स रेट, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जापान में टोक्यो इंटरबैंक ऑफ रेट, लंदन में इंटरबैंक ऑफ रेट इत्यादि है। ठीक है दोस्तों, ये बैंक दरों को जिनको जाना जाता है दोस्तों वो एक बार देख लेते हैं। अमेरिका में कौन सी है, फेड्स फंड्स रेट है, कौन सी है अमेरिका में फेड्स फंड्स रेट है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है दोस्तों, और जापान में टोक्यो इंटरबैंक ऑफ रेट, लंदन में लंदन इंटर बैंक ऑफ रेट इत्यादि है दोस्तों। प्रमुख उधारी दरें क्या होती है, प्रमुख उधारी दरें वह दरें होती है जहाँ ब्याज दर होती है, जो क्या होती है ब्याज दर होती है, ये प्रमुख उधारी दरें जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। तो जो बैंक होता है वो किसको, अपने जो ग्राहक होता है, सबसे विश्वास पात्र जो ग्राहक होता है उसको ऋण देता है। ठीक है, PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है। जो PLR है दोस्तों वो क्या करता है, एक रूप से क्या करता है, आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है। इसकी PLR आधार पर अन्य उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। यह दर एक प्रकार से आधारिक ब्याज दर के रूप में कार्य करती है। नेट बैंकिंग के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक कंप्यूटर की सहायता से घर बैठे बैंकिंग के कार्यों का संचालन किया जाता है। इंटरनेट से कंप्यूटर की सहायता से क्या होता है, घर बैठे जो बैंक के कार्य होते हैं वो संचालित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपने कंप्यूटर का उपयोग कर अपने बैंक नेटवर्क और वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है।
नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, यह लाभ होता है कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे या ऑफिस से बैंक सर्विस का लाभ उठा सकता है। जो काम हमारा बैंक में जाकर होता है दोस्तों, वो हम घर बैठे अपने कंप्यूटर से कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नेट बैंकिंग होता है। तकनीकी दुरुपयोग के कारण नेट के जालसाज अकाउंट को हैक कर बैंक के ग्राहक को हानि पहुंचा सकते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, वो बहुत ही फ़ास्ट होती जा रही है। तो फ़ास्ट होने की वजह से उसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है दोस्तों। कई बार कुछ गलत लोग उसका क्या कर लेते हैं, उसका मिसयूज़ कर लेते हैं उस टेक्नोलॉजी का, और क्या करते हैं, अकाउंट को हैक कर लेते हैं। और अकाउंट को हैक करके उसमें से बहुत सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि नेट बैंकिंग के उपयोग में सतर्कता बरती जाए। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छे से किया जाना चाहिए, जिसमें कोई भी इसके अकाउंट को हैक ना कर सके। ठीक है दोस्तों, जो ग्राहक साइट खोलने से पहले URL और डोमेन को चेक करें और देखें कि यह उसी बैंक के URL और डोमेन की तरह हो। इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आप सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम अपनी नेट बैंकिंग से जो भी पैसे वगैरह या कुछ भी बैंक का जो कार्य हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, उसको URL और डोमेन को चेक करना चाहिए। यदि आप नेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफ़े का उपयोग कर रहे हो तो अपने पासवर्ड को बदल लें। क्या दोस्तों, जो अगर हमारे इंटरनेट कैफ़े का उपयोग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें पासवर्ड को बदल लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। पासवर्ड को किसी पेपर पर न लिखें, इसे आसानी से हैक कर लिया जाता है दोस्तों। किसी जो पासवर्ड है वो हमें किसी भी पेपर पे नहीं लिखना चाहिए, जिससे कि क्या हो सकता है, हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।